हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं? बढ़िया है, मस्त एकदम। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली मेरी सारी की सारी क्लासेस देख के आ रहे हैं? तो मेरे सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इन सभी से मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लासेस शुरू से स्टार्ट करें और लास्ट तक देखते जाएं और एक सिस्टमेटिकली नोट्स बनाएं। ठीक है ना? जो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, उन बच्चों को हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। वो अभी नहीं कराए जाएंगे क्योंकि वो हैंड रिटन नोट्स मैं खुद ही लिख रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात? वो नोट्स भी आपको मिलेंगे, पर मेरा आपसे ये मानना है कि आप अपनी हैंडराइटिंग में भी एक नोट्स तैयार करें। वो कहते हैं हमारा, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? बस इस बात का आप हमेशा याद रखना कि एक बार आप मेरी क्लास में कंटिन्यू रहना। इस बात की मतलब मैं आपको क्या बता सकता हूं, आप जितना चीजें पेड क्लासेस में पढ़ेंगे उससे कई गुना, जितनी चीजें आप पेड क्लास में पढ़ेंगे उससे कई गुना फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और इस बात की गारंटी आप सक्सेसिवली, आप सिस्टमेटिकली मुझसे पढ़ते जाइए, सिस्टमेटिकली नोट्स बनाइए। और उसके बाद आप करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, बस उसी चीज को बार बार रिवाइज करना है। और उसके लिए भी मैं आपको एक अच्छा ऑफर दे रहा हूं कि आपको वो नोट्स जब एक बार बन जाएंगे, फिर मेरी वीडियो स्टार्ट करनी है और वो सारे के सारे नोट्स आपको प्रॉपर्ली देखने हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो मेरे सारे के सारे प्यारे बच्चों, मेरे दुलारे बच्चों, आप पहले एसी जब स्टार्ट करें तो एसी की फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करते आए, फिर धीरे 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 आप उसको कंटिन्यू करें। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, आज हम एसी का एक नया टॉपिक लेके आए जिसको हम बोलते हैं पॉलीफेज सर्किट। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉलीफेज सर्किट। पॉलीफेज सर्किट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। जो बच्चे आईटीआई से हैं, डिप्लोमा से हैं, जिन बच्चों को आरआरबी, जेई, टेक्नीशियन और जितने भी एग्जाम जेई के हैं, जैसे प्लांट असिस्टेंट है, एमपीटीसीएल, एमपीपीटीसीएल वाला एग्जाम देना है, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर वाला एग्जाम देना है, तो आपको इस क्लासेस में छोटे डाटा से लेकर बड़े सारे के सारे डाटा आपको कवर मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो पॉलीफेज मतलब होता है जब हम एक से ज्यादा फेज का उपयोग करते हैं। देखिए, पहले आपने सिंगल फेज एसी सिस्टम पढ़ा था, जितने भी सर्किट बनाए थे आर एल सी, उसमें मैंने जो सप्लाई लगाई थी, साइनसोइडल सप्लाई जो लगाई थी, वो सप्लाई मेरी सिंगल फेज थी, 2 टायर की थी। लेकिन अब हम इसमें धीरे से 3 फेज सिस्टम में जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी पूरी की पूरी रियल लाइफ को अगर आप देखते हैं तो वो सिंगल फेज में तो डिपेंड है ही, लेकिन 3 फेज भी आप यूज करते हैं। जैसे आप जब भी आप खेत में जाएंगे तो खेत में पंप चलाते हैं तो वहां 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। अरे ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं, है ना, पंपिंग करने के लिए, और बहुत सारी चीजों में अलग अलग जगह 3 फेज इंडक्शन, जैसे लेट मशीन में इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं, है ना। तो इन सभी जगह चक्की में आप 3 फेज इंडक्शन का मोटर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों वहां 3 फेज सप्लाई आ जाती है। अब 3 फेज मतलब जहां एक से ज्यादा फेज हो, एक से ज्यादा फेज हो। अरे ये पॉइंट क्लियर हुआ? एक से ज्यादा फेज को बोलते हैं पॉलीफेज। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉलीफेज। तो पॉलीफेज सर्किट को आज हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसी सप्लाई है क्या। दोस्तों एसी सप्लाई को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक होती है सिंगल फेज, दूसरी होती है 3 फेज। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये हमारी सिंगल फेज है, ये 3 फेज है। सिंगल फेज में दोस्तों 2 वायर का उपयोग करते हैं। कितना वायर का उपयोग करते हैं दोस्तों? 2 वायर का, 2 वायर का उपयोग करते हैं। ठीक है। और 3 फेज में 2 टाइप का सिस्टम चलता है। एक चलता है दोस्तों स्टार सप्लाई सिस्टम, एक चलता है डेल्टा सप्लाई सिस्टम। अब स्टार में क्या होता है दोस्तों? 3 वायर का भी स्टार सिस्टम होता है और 4 वायर का भी स्टार सिस्टम होता है। अरे क्या ये बात समझ में आई? अभी मैं जब आपको क्लासेस में आगे कंटिन्यू करूंगा तो और डिटेल में धीरे धीरे समझेंगे। आज एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन मैं आपको करा रहा हूं, पॉलीफेज सिस्टम चलेगा भी आगे, घबराना नहीं, सिस्टमैटिक पढ़ा रहा हूं। तो भाई 3 फेज 3 वायर हो सकता है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम हो सकता है, जिसमें 3 फेज के वायर होते हैं, एक न्यूट्रल का वायर लेते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे चलते हैं कि 3 फेज के बाद डेल्टा में क्या होता है दोस्तों? इसमें न्यूट्रल नहीं होता। पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है कि ऐसा कौन सा सप्लाई सिस्टम है जिसमें हम न्यूट्रल चाहकर भी नहीं दे सकते। तो दोस्तों वो सिस्टम होता है आपका डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। क्या ये बात समझ में आई? या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा 3 फेज सिस्टम है जिससे हम सिंगल फेज सिस्टम भी ले सकते हैं। मतलब सिंगल फेज मतलब उससे एक फेज का उपयोग कर सकते हैं और न्यूट्रल ले सकते हैं। मतलब न्यूट्रल कहां यूज होगा? न्यूट्रल हमेशा हम स्टार में यूज करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं दोस्तों, 3 फेज सिस्टम को देखें तो 3 फेज सिस्टम में सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई हम जनरेशन में भी 3 फेज का यूज करते हैं। मतलब 3 फेज में ही जनरेशन होता है, 3 फेज में ही ट्रांसमिशन करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन 3 फेज में भी करते हैं और सिंगल फेज में भी करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत है कि सप्लाई के आधार पे है। अगर आप इंडक्शन मोटर चक्की का कनेक्शन लेंगे तो भाई लोगों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों,
आपको 3 फेज कनेक्शन लेना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पावर कनेक्शन बोलते हैं। अरे ये बात समझ में आई? जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड होंगे, जेई बनेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आपको 2 तरीके के कनेक्शन देने पड़ेंगे। एक तो होता है घरेलू कनेक्शन, है ना, जिसको डोमेस्टिक कनेक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है चक्की का कनेक्शन, जिसको हम बोलते हैं पावर कनेक्शन। एक होता है समरसेबल कनेक्शन, समझ गए आप, वो भी आपका एक तरीके से 3 फेज पावर कनेक्शन ही होता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चक्की कनेक्शन को बोलते हैं इंग्लिश में कॉमर्शियल कनेक्शन। कॉमर्शियल कनेक्शन का मतलब ये होता है कि आप उससे पैसा कमाएंगे, चक्की लगाएंगे। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे चलते हैं। मैंने ये बताया था कि भाई जनरेशन हम अपने भारत में 11 किलो वोल्ट पे जनरेट करते हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हम रखते हैं 50 हर्ट्ज। अगर हम यूएसए की बात करेंगे तो यही फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज पे पहुंच जाएगी, ठीक है ना। इसमें हम ऐसा क्यों करते हैं भाई, यहाँ पे किसी भी वोल्टेज को, भाई वोल्टेज हम 11 पे जनरेट कर रहे हैं, उसको बढ़ाना और उसको घटाना बहुत आसान होता है। इसलिए हम जनरेशन को ज्यादातर एसी सप्लाई में करते हैं। किसमें करते हैं दोस्तों? एसी में। हम डीसी पे जनरेशन नहीं करते, करते हैं पर उस लेवल पे नहीं करते जिस लेवल पे हम एसी करते हैं, है ना। और यही चीज मेरा आपसे कहना है कि जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सारा का सारा हम एसी में करते हैं, क्योंकि उससे हमारी बहुत सारी सुविधाएं हैं। हमारे पास हमारे चाचा जी, अगर हम एक परिवार बनाए, इलेक्ट्रिकल परिवार बनाए, तो परिवार में मैं सबको डिफाइन कर देता हूं, है ना। परिवार में जो हमारे पिताश्री होते हैं, इलेक्ट्रिकल के परिवार में जो पिताश्री है वो हमारे कौन से हैं? जनरेटर, ठीक है, जनरेटर है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। मम्मी कौन है? पावर सिस्टम की बात कर रहा हूं, पूरे पावर सिस्टम में मम्मी कौन है? मम्मी हमारी कौन है? मशीन। कौन है? जितनी की सारी मशीन है वो मशीन है, ठीक है, वो सब मम्मी है। उसके बाद हम बच्चों की बात करें तो बच्चे कौन है? लोड, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सारे के सारे लोड मतलब बच्चे। ये बात समझ में आई? ट्रांसफार्मर कौन है? ट्रांसफार्मर हमारे चाचा है। चाचा क्या करते हैं? चाचा जनरेशन नहीं करते, पर चाचा क्या करते हैं? पापा जो जनरेशन करते हैं उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये उन पर डिपेंड करता है कि चाचा हमारे कैसे हैं। चाचा हमारे 2 रोल निभाते हैं। पहला रोल कौन सा निभाते हैं भाई? वोल्टेज को स्टेप अप करना, और दूसरा रोल निभाते हैं स्टेप को डाउन करना। मतलब जब सुख आएगा तो खुशियां बांटना, जब दुख आएगा तो दुख को भी बांट देना। क्या ये बात समझ में आई? मतलब जब दुख आएगा तो उसको कम करना, और जब सुख आएगा तो उसको बढ़ा देना। ये हमारा काम परिवार में किसका है? चाचा जी का है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अरे ये बात समझ में आई। अब इसके बाद एक सिस्टम और चलता है। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक नया सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोटेक्शन सिस्टम, स्विच गियर प्रोटेक्शन सिस्टम। स्विच गियर प्रोटेक्शन सिस्टम हमारी जस्ट लाइक बुआ के समान होती है। क्या? उसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर प्रोटेक्शन पर ध्यान नहीं दिया तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। अगर हमने अपनी बुआ का ध्यान नहीं दिया तो पूरा अस्त व्यस्त कर देंगे, पूरे सिस्टम को अस्त व्यस्त कर देंगे, पूरा सिस्टम नहीं चल पाएगा। क्या ये बात समझ में आई? इसमें हम एक लेते हैं रिले। रिले का मतलब समझते हैं? रिले आप जानते हैं रिले क्या होती है? ये फॉल्ट को सेंस करती है। मतलब जैसे गांव में चुगलो होती है, चुगलो को जानते हैं ना, चुगलो कौन होती है? गांव में जो चुगलो होती है वही रिले होती है। रिले का काम ये होता है चुगली करना। चुगली किससे करती है? रिले के हस्बैंड का नाम पता है क्या है? रिले के हस्बैंड का नाम है सर्किट ब्रेकर, और वो अपने पति से मतलब चुगलियां करती रहती है कि देखो यहाँ फॉल्ट आया, देखो वहां फॉल्ट आया है। मतलब हर सेकंड उसको बताती है कि ये बात है, और वो क्या करता है? अच्छा फॉल्ट आया, चलो शट डाउन करो। अच्छा फॉल्ट आया, चलो शट डाउन करो। अच्छा फॉल्ट आया, चलो शट डाउन करो। क्या ये बात समझ में आई? क्या आपको ये इलेक्ट्रिकल परिवार आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? तो भाई जनरेशन में हमारे पापा जी कौन है? जनरेशन में हमारे पापा जी जनरेटर है। माताश्री हमारी सारी की सारी इलेक्ट्रिकल मशीन है, ठीक है। उसके बाद चाचा जी हमारे ट्रांसफॉर्मर है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर हम अपनी बुआ जी की बात करें इसमें, तो बुआ जी हमारी कौन है? स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन हमारी बुआ जी है। गांव की चुगलो कौन है? गांव की चुगलो है हमारी रिले। ये बात समझ में आई? गांव की चुगलो कौन है? रिले। फूफा जी कौन है हमारे? फूफा जी कौन है? फूफा जी हमारे हैं फ्यूज। फ्यूज फ्यूज सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? चाहे वो मिनीचर सर्किट ब्रेकर हो, चाहे आप डिफरेंट टाइप सर्किट ब्रेकर जब आप पढ़ेंगे तब आपको और मजा आएगा। मुझे लगता है आई थिंक आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं इसमें जितना लिखा हुआ है और गहराई से। ये डाटा जो लिखा है ना दोस्तों, इसको हल्के में न लेना, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप होता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 11 केवी पर जनरेट करते हैं, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। स्टेप अप भी कर सकते हैं और डाउन। ये स्टेप अप और डाउन करने का काम किसका होता है दोस्तों? ट्रांसफॉर्मर का। किसका होता है दोस्तों? ट्रांसफॉर्मर का। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर ट्रांसफॉर्मर का काम, ट्रांसमिशन में ट्रांसफॉर्मर का बहुत उपयोग होता है। भाई जनरेशन तो हमने 11 केवी पर कर दिया, क्या हम 11 केवी सेंड करते हैं? नहीं, पहले हम वोल्टेज को अप करते हैं। किसकी मदद से? चाचा जी की मदद से। किस चाचा जी हमारे कौन है? ट्रांसफॉर्मर।
ठीक है। दूसरी बात, एसी में हम हमेशा पतले वायर का उपयोग करते हैं। एसी में हमेशा हम कैसे वायर का यूज करते हैं? पतले वायर और स्टैंडर्ड वायर होते हैं, वो आप पावर सिस्टम में जाके पढ़ेंगे। अभी तो आप केवल और केवल ब्रीफली सारे परिवार को जान रहे हैं, है ना, ये बात है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि डेल्टा में ना तो न्यूट्रल होता है। यहां से क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें न्यूट्रल नहीं होता? भाई डेल्टा सिस्टम। ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें न्यूट्रल को होने की पॉसिबिलिटी होती है? वो होता है हमारा स्टार सिस्टम। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि थ्री फेस मोटर सेल्फ स्टार्टेड होती है, मतलब थ्री फेस पर चलने वाली जितनी भी मशीनें हैं, थ्री फेस पर चलने वाली जितनी भी मोटर है, वो सेल्फ स्टार्टेड होती है, जैसे कि इंडक्शन मोटर। क्या ये बात समझ में आई? दूसरी अच्छी बात यह है, इनका कंस्ट्रक्शन आसान होता है, ये मशीनों का मेंटेनेंस आसान होता है, रफ एंड टफ यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम सिंगल फेस पर चलने वाली मोटरों की बात करें, सिंगल फेस पर चलने वाली अगर हम मोटरों की बात करेंगे, तो ये मशीनें सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती। इनके लिए अलग से धक्का मार की जरूरत पड़ती है। धक्का मार होता है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर बस इनमें एक धक्का देता है, बस ये कहती है कि आप हमने एक धक्का दे दिए तो हम चालू हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो धक्का मार मतलब आप समझ में आई, धक्का मार किसे कहते हैं? धक्का मार की जरूरत होती है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं आगे। आगे हम इसको और गहराई में समझते हैं कि भाई थ्री फेज सिस्टम पे क्या क्या होता है। भाई थ्री फेज में जो मशीन होती है उसका टॉर्क ज्यादा होता है। अब ये बात आती है टॉर्क है क्या चीज, इसको बहुत गहराई से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो दोस्तों, आज अगर बात टॉर्क की हो गई है तो उससे पहले आपको फोर्स को समझना पड़ेगा कि फोर्स क्या है। बात समझ में आई? मतलब बल युग्म का आघूर्ण, इसको टॉर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? बल युग्म का आघूर्ण। और फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बल। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? देखो, एक तो होता है हमारा फोर्स। क्या होता है दोस्तों? फोर्स। और एक होता है हमारा टॉर्क। ये क्या चीज होती है? ये मशीन में तो आप गहराई में पढ़ेंगे ही, लेकिन यहां भी आप थोड़ा सा एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन लेंगे कि फोर्स और टॉर्क में डिफरेंस क्या होता है। देखो, बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे, बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे, तो हमारे जो मास्टर जी थे हमारे कान को खींचा करते थे। अगर हमारे कान को उन्होंने खींच दिया, हमारे कान को खींच दिया, या हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब हम कोई क्वेश्चन गलत किया करते थे, या हमारे टीचर्स हमको इसलिए नहीं मारते थे, हमारे टीचर्स इसलिए डांटते थे कि हम अच्छे रास्ते पर जाएं और अच्छी मेहनत करें। ये बात समझ में आई? जैसे मैं अपना एक एग्जांपल ले लेता हूं कि जब मैं बचपन में पढ़ता था तो मेरे दादाजी कान को ऐसे खींचा करते थे, तो मैं चिल्लाता था, ये क्या कर रहे हो? तो ये क्या चीज है? ये फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स। जब कान को परमानेंटली मैट दिया करते थे तो मैं ऐसे करता था, अरे मर गए क्या करते हो? तो ये चीज क्या है? जब कान को मैट दे रहे हैं, अच्छे तरीके से मैट दे रहे हैं, तो ये क्या चीज है? ये है भाई टॉर्क। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? मतलब रोटेशन डायरेक्शन में अगर आप फोर्स को अप्लाई करेंगे तो वो आपका टॉर्क बन जाएगा। ये बात समझ में आई? टॉर्क और फोर्स में क्लियर है? किसी चीज को खींचना मतलब फोर्स, किसी चीज को घुमा देना मतलब टॉर्क, किसी चीज को घुमा देना मतलब टॉर्क, किसी चीज को खींचना मतलब फोर्स। अरे ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? कान को खींचना टॉर्क, कान को मरोड़ देना। जैसे लड़ाई में हम क्या करते थे, जब हम आपस में छोटे भाई छोटे हुआ करते थे, आपस में लड़ते थे तो हाथ मरोड़ देते थे। ऐसे हाथ मरोड़ देना मतलब टॉर्क लगा देना, और खींच देना, धक्का दे देना, धक्का दे देना मतलब फोर्स अप्लाई करना। क्या ये बात समझ में आई? तो क्या आपको टॉर्क और फोर्स में डिफरेंस क्लियर हो गया? तो भाई जितनी भी मोटर है वो सब टॉर्क पैदा करती हैं। क्या पैदा करती हैं दोस्तों? टॉर्क। अगर ये टॉर्क ज्यादा है तो उसका उपयोग अच्छी जगह होगा। जैसे कि मैं बात करता हूं ट्रेन में, ट्रेन में अगर हम हैवी टॉर्क लगा देंगे तो पूरी की पूरी ट्रेन घूम जाएगी। ये बात समझ में? ट्रेन में हमेशा टॉर्क अप्लाई होता है, ना कि फोर्स। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब रेखीय पथ पर लगाया गया बल, रेखीय पथ पर लगाया गया बल बल कहलाता है। रेखीय पथ पर लगाई गई ताकत एक बल का अनुभव करा देती है। किसका अनुभव करा देती है? बल। और अगर वृत्तीय गति की हम बात करते हैं, वृत्तीय गति पर जब हम कुछ चीज को अप्लाई करते हैं जिससे चीज घूमने लगती है तो उसको टॉर्क बोलते हैं। भाई ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो हम ना, मेरा मतलब यहाँ पे ये कहना था कि जो थ्री फेस मशीन होती है उनमें टॉर्क ज्यादा होता है सिंगल फेस मशीन के अकॉर्डिंग। ये बात समझ में आई? चलिए, पैरेलल कनेक्शन इसमें करना आसान होता है, मतलब दो मशीनों को आपस में पैरेलल कनेक्ट करना आसान होता है थ्री फेस सिस्टम में। अब बात ये आ जाती है यार, पैरेलल की हमको जरूरत क्यों पड़ती है? जब हम किसी भी सिस्टम में उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं। क्या बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों? एफिशिएंसी को। जब हम किसी भी सिस्टम में उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम एक से ज्यादा सिस्टम को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। भाई सीधी सी बात है, आज मैं अकेला पढ़ रहा हूं, अगर मैं अकेला पढ़ूंगा, एक मिनट दोस्तों, अगर मैं अकेला पढ़ूंगा तो मैं उतना नहीं पढ़ पाऊंगा जितना मैं ग्रुप स्टडी करूंगा। इसलिए तो बोला जाता है कि आप ग्रुप स्टडी कीजिए। ग्रुप स्टडी मतलब पैरेलल, मतलब 10 आदमी एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं तो 10 चैप्टर की एक साथ डिस्कशन। एक आदमी 10 चैप्टर का मतलब डिस्कशन कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन 10 आदमी एक ही घंटे में 10 चैप्टर का डिस्कशन कर सकते हैं।
क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसी बात को कहा जाता है कि पैरेलल कनेक्शन थ्री फेज में बहुत आसान होता है। दूसरा, पावर फैक्टर बहुत अच्छा होता है। भाई जितनी थ्री फेज मशीन होती है ना, वो सिंगल फेज के कंपैरिजन में उनका पावर फैक्टर अच्छा होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से पावर फैक्टर बहुत अच्छा होता है। भाई पावर फैक्टर का अच्छा होना या पावर फैक्टर का बुरा होना क्या हो सकता है? भाई सिस्टम में हम कैसे समझेंगे? भाई पावर फैक्टर ये बताता है कि वोल्टेज से करंट कितना पीछे चल रही है, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में होने वाली समस्या को बताता है। अगर करंट जितना पीछे रहेगी तो उतनी ही ताकत उसको बराबर लाने में लगेगी और उसके कारण सर्किट से हैवी एनर्जी ड्रॉ होगी, और एनर्जी हैवी ड्रॉ होगी तो हमारा जो मीटर बाहर लगा हुआ है वो बहुत स्पीड में एनर्जी मीटर भागेगा और आपका बिजली का बिल ज्यादा बना देगा। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ ना? तो हम क्या चाहते हैं कि पावर फैक्टर अच्छा होना चाहिए। पावर फैक्टर अच्छा होने का मतलब वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जब हम वन की तरफ जाते हैं, जब हम किसकी तरफ जाते हैं, वन की तरफ जाते हैं, तो बोला जाता है पावर फैक्टर बहुत अच्छा है। जब हम जीरो की तरफ जाते हैं तो ये बोला जाता है कि पावर फैक्टर बहुत घटिया है। ये बात समझ में आई? चलिए, उसके बाद लो मेंटेनेंस। यार लो मेंटेनेंस का मतलब क्या है? लो मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि इंडक्शन मोटर जब आप लाते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर अगर आपने देखी होगी, चक्की में जो लगी होती है, ऐसा तो नहीं है कि वो हर महीने खराब हो रही है, ऐसा नहीं होता। या हर महीने उसमें मतलब ग्रीसिंग कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बार लग गई, बहुत रफ एंड टफ आप यूज करिए, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यार मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप देखना, बोरिंग के अंदर जो मशीन डाली जाती है, जो मोटर डाली जाती है, समरसेबल पंप जो डाला जाता है, वो महीनों पानी में रात दिन चलता है, आपको पता होगा, चलता है रात दिन तरीके से चलता है, 24 घंटे 7 दिन, लेकिन वो कोई खराब नहीं होता। वो बिल्कुल हम अत कर देते हैं उसके साथ, तभी जाके वो खराब होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आई? दूसरी चीज, गुड एफिशिएंसी होती है। ये एफिशिएंसी का सिंबल है दोस्तों। किसका सिंबल है? एफिशिएंसी का। तो भाई थ्री फेज मशीनों की एफिशिएंसी सिंगल फेज मशीनों से ज्यादा अच्छी होती है। क्या ये बात समझ में आई? सिंगल फेज में भैया फेज और न्यूट्रल होता है। अगर थ्री फेज की बात करेंगे तो तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री के अंतर पे होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? दोस्तों पेपर में, सीधा पेपर में आता है, चाहे आरआरबी टेक्नीशियन दे लें, एएलपी दे लें, टेक्नीशियन का कोई भी आप लेवल का एग्जाम दे लें, सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जिन बच्चों को आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आता मैं उनको बेसिक से ले जाऊंगा और एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, आप चिंता ना करें, ठीक है ना। तो थ्री फेज सिस्टम में 120 डिग्री होता है। अगर हम टू फेज सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। कितने का होता है दोस्तों? 90 डिग्री का। भाई ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये बताइए थ्री फेज सिस्टम में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस, टू फेज सिस्टम में 90 डिग्री का, और सिंगल फेज में क्या है? सिंगल फेज में फेज और न्यूट्रल रहता ही है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो मैंने यहाँ पे एक एक चीज बताई। अब हम बात करते हैं सिंगल फेज। सिंगल फेज में क्या होता है? जो सिंगल फेज में जो मोटर है वो नॉट सेल्फ स्टार्टेड, मतलब खुद से स्टार्ट नहीं होती, वो मोटर खुद से स्टार्ट नहीं होती। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? खुद से स्टार्ट नहीं होती, उसके लिए धक्का मार की जरूरत पड़ती है, और धक्का मार होता है हमारा कैपेसिटर। इनिशियल टॉर्क देना पड़ता है, जैसे ही मैं इनिशियल टॉर्क दूंगा वो मोटर चालू हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या यहाँ पे सारी की सारी जो चीजें लिखी हैं वो आपको प्रॉपरली समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो यहां तक समझ में आई। चलिए अब हम आगे के टॉपिक को एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।